एक बार फीस स्ट्रक्चर सीरियसली बता देती हूँ। तो लोग एजेंसी के थ्रू नहीं जाना चाहते, जो बिहार में रहते हैं, उत्तराखंड में रहते हैं या वेस्ट बंगाल में रहते हैं, एकेडमिक पे जाए तो यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं। तुम पढ़ने वाले नहीं बचे हो, फिर भी नेपाल तुम्हें पढ़ा के छोड़ेगा ऐसा वाला है तरफ। सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन था कि नीट ही जरूरी होता है या फिर यहाँ आके फिर एसई देना भी जरूरी होता है, जैसे मेरे कमेंट में क्वेश्चन था, इसलिए मैंने क्वेश्चन डाला है। क्वेश्चन मेरे कमेंट में आया था कि नीट में कितना तक का मार्क्स जैसे जरूरी आना पड़ता है, तो ये है आंसर। पहले 2-3 कमेंट्स है जिसका आंसर आई थिंक मिला होगा कि नहीं मिला होगा, लेकिन मैं फिर ये थे वर्चुअली सबमिट किए। क्या क्या डॉक्यूमेंट देना पड़ा? तो 10th का मार्कशीट। ये यूनिवर्सिटी में 348 सीट्स है, तो टोटल को पता है, इसलिए सिर्फ हम अब बात करेंगे नोबेल के बारे में स्पेशली। ओके, एक क्वेरी था कि यहाँ पे वेजिटेरियन के लिए सरवाइव करना मुश्किल है कि नहीं। ऐसे नेपाल में इंडियन स्टूडेंट सेफ है या फिर नहीं है, तुम्हें क्या लगता है? ये बहुत एक कंट्रोवर्सी है ना। माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज वन बेस्ट थिंग एंड व्हाट इज वन वर्स्ट थिंग ऑफ नोबेल मेडिकल कॉलेज? अब पूछे ना, बेंच पे खड़े होके, वो मुन्ना भाई एमबीबीएस में देखा होगा ना आपने कि बेंच पे खड़े होके देखना पड़ता है, तो वैसा यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे लिटरली आपको 2 बॉडीज दिया जाता है पर ग्रुप। ग्रुप में आई ना, तो काइंड ऑफ हम बोल सकते हैं कि हमारा बैच शगुन है ये कॉलेज के लिए, क्योंकि तब से रेनोवेशन स्टार्ट हो गया। और मेस वाला बात करते हैं, तो मेस आपको लेना है तो लीजिए, नहीं लेना है नहीं लीजिए। कंपनी आप लोगों को अगर नोबेल का हॉस्टल का टूर, हॉस्टल में क्या क्या है, रूम में क्या क्या है, कैसा है एनवायरनमेंट, आपको ये भी जानना हो तो मेरे चैनल में उसका भी एक वीडियो है हॉस्टल टूर के। आई थिंक 2 वीडियो है, एक हॉस्टल है और एक रूम टूर है। आपको अगर जानना हो तो वो वीडियो भी देख लीजिएगा। आपका बेस्ट बेनिफिट है जो बाद में है, क्वेश्चन बताती हूँ। ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो क्या करना है? सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना। So hey everyone, welcome to my YouTube channel and welcome to my new video. आज का वीडियो हिंदी में बनने जा रहा है बिकॉज इट इज़ एन मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो फॉर द इंडियन स्टूडेंट हु वांट टू गेट एडमिशन इन नोबेल मेडिकल कॉलेज और एनी कॉलेज ऑफ नेपाल। मुझे ये वीडियो बनाने का आइडिया इसलिए आया बिकॉज सो मेनी ऑफ यू आर आस्किंग मी इन द कमेंट दैट क्या प्रोसेस क्या है, नीट देना पड़ता है या फिर वहाँ का नेपाल का ही यहीं का एग्ज़ाम देना पड़ता है या फिर व्हाट इज़ द प्रोसेस, फॉर्म कब खुलता है, कैसे एडमिशन फ़ी कितना है, हॉस्टल का फ़ी कितना है। यू आर सो मेनी ऑफ यू आर आस्किंग मी सो मेनी टाइम इन द कमेंट। सो मैं एक एक को आंसर नहीं दे पाती हूँ हमेशा बिकॉज आई हैव टू गो टू कॉलेज एंड आई हैव माई एग्जाम इज कमिंग सून। सो आई एम डिसाइडेड टू मेक अ वीडियो विथ माई जूनियर हु इज स्टडिंग हेयर एंड आई थिंक शी कैन एबल टू explain and make it clear more clearly to you than me. So today I have planned it and let's start now without delaying and let's welcome her in my video. So let's welcome Rutuja, my junior of Nobel Medical College. So first मैं चाहती हूँ कि तुम अपना इंट्रोडक्शन दो। तो बेसिकली मैं सेकेंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट हूँ। 2024 में मैंने एनरोल किया था ये वाले कॉलेज में, नोबेल मेडिकल कॉलेज में, और मैं 18 बैच से बिलोंग करती हूँ। सो मैं आपको बताऊंगी कि मैंने कैसे एनरोल किया यहाँ पे। तो कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस दीदी पूछेगी और मैं आपको रिप्लाई दूंगी। ओके, सो थैंक यू सो मच मेरे वीडियो में आने के लिए। और बहुत सारे स्टूडेंट को यहाँ ये क्या क्या होता है इंडिया यहाँ नेपाल में पढ़ने के लिए क्या क्या करना पड़ता है उतना उन लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो उन लोगों को हेल्प करने के लिए लेट्स मेक एन इन्फॉर्मेटिव वीडियो विथ रुतुजा। सो लेट्स गो। सो पहले मैं तुमसे ये जानना चाहूँगी कि तुम्हारा जैसे नेपाल में अब एडमिशन करने का जब माइंडसेट बना तो क्या क्या प्रोसीजर तुमने फॉलो किया और क्या क्या करना पड़ा, कितनी दिक्कतें आई या फिर इजी हुआ, क्या क्या प्रोसेस किया, वो सब एक बार बताना। सो बेसिकली जब नीट का रिजल्ट निकला था तो ऑब्वियसली तब तो मेरे को श्योर हो गया था कि इंडिया में नहीं होने वाला। तो इसके बाद हमने बहुत सारी कंट्रीज़ देखी। तो रिसेंटली शायद बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट्स को पता होगा कि इंडिया में ये रूल आ चुका है कि WHO से तुम्हारा कॉलेज एफिलिएटेड होना चाहिए, और दूसरा कि तुम्हारे आगे DR लगना चाहिए, जूनियर डॉक्टर नहीं लगना चाहिए। तो बहुत सारे आउट ऑफ कंट्रीज़ है उसमें जूनियर डॉक्टर लगता है। तो नोबेल में ऐसा नहीं लगता, नोबेल का खुद लाइसेंसिंग एग्ज़ाम है नेपाल में। सो वो मेरा एक मेन रीज़न था। तो मैंने बहुत सारे एजेंसीज़ के थ्रू गई और एजेंसीज़ ने ऐसा बताया था हमें
कि पहले हमें वेट करना है कि नेपाल का भी थोड़ा एग्ज़ाम होता है, कोई तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है, शायद CEE करके कोई तो नाम है, तो उसके लिए वेट करो। तो हमने वेट किया और फिर जब वो एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ तो वो एजेंसी ने हमें बोला कि आप हमें ये डिटेल्स दो, आपका नीट का सर्टिफिकेट, आपका 10th और 12th बोर्ड का सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, क्योंकि आधार कार्ड और पासपोर्ट ही यहाँ पे एज अ लाइक हम इंडियन सिटीजन्स का प्रूफ है यहाँ पे। तो ये सब दिया तो उन्हें हमारा CEE का फॉर्म का फिलअप उनने ही किया। मतलब ये एक पर्टिकुलर प्रोसेस है, दूसरा प्रोसेस बाद में डिस्कस करते हैं। तो ये फर्स्ट प्रोसेस में एजेंसी के थ्रू बता रही हूँ सब कुछ। तो उनने हमारा फॉर्म फिलअप किया और हम वेट किए कि आप लोगों का एग्ज़ाम होने का और रिजल्ट आने का। तो आप लोगों का रिजल्ट आ गया था। तो आप लोगों का थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस है शायद, पर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का आप लोगों से पहले ही स्टार्ट हो जाता है। तो उन्होंने हमें बोला था कि आप एक कॉलेज चूज़ करो आपके पर्टिकुलर इंटरेस्ट के हिसाब से, कि कौन सा पास है आपके घर से या आपको कौन सा कन्वीनियंट लगता है। तो मैंने नोबल मेडिकल कॉलेज चूज़ किया था। तो नोबल मेडिकल कॉलेज चूज़ करने के बाद उनने बोला कि पर्टिकुलर इतना इतना अमाउंट है, आप भर दो एज लाइक जैसे इंडिया में होता है ना सीट रिजर्वेशन, तो यहाँ पे भी होता है सीट रिजर्वेशन। और वो थोड़ा पैसा लाइक ऐसा नहीं होता कि अगर आपका ये कॉलेज आपको नहीं मिला तो ये डूब जाएगा पैसा, ऐसा कुछ नहीं होता। वो वापस पैसा मिलने का कितना पैसा लगा था? 5 lakhs लगा था। सो पहले एजेंसी के थ्रू एजेंसी ने एक अमाउंट लिया, एजेंसी का अलग से पैसा है, लाइक उनने 1 लाख लिया था मुझसे। ओके, उन्होंने 1 लाख लिया और उन्होंने फॉर्म भर दिया और तुम्हें अब नेपाल में एक सीट मिलेगा, वो कंफर्म हो गया। और उन लोगों ने फॉर्म भरा और यहाँ का जब एग्ज़ाम ख़त्म हुआ और यहाँ का प्रोसीड्यूर स्टार्ट हुआ एडमिशन का, तो यहाँ का फॉर्म मतलब यहाँ इस कॉलेज में इतना डाल दो बोला और वो पैसा फिर रिटर्न भी होगा या फिर तुम्हें, मतलब अभी मैंने नोबेल चूज़ किया था बट बाय चांस मेरा लक अच्छा नहीं हुआ, मुझे नोबेल नहीं मिला, तो वो पैसा मैं अलग कॉलेज पे भी ट्रांसफ़र कर सकती हूँ, उसको रिटर्न बैक भी ले सकती हूँ उनसे। 2 ऑप्शंस था। ओके, तो अगर जैसे नोबेल में 5 लाख दिया तो वो तुम्हारे जो फी है उसमें से कट होगा? हाँ, उसमें से कट होगा, मतलब एक्स्ट्रा फी नहीं है वो, जस्ट हम लोग फी दे रहे हैं लेकिन रिजर्वेशन के लिए 5 लाख पहले से देना पड़ता है। वो लाइक काइंड ऑफ बोलते हैं ना एडवांस मांगते हैं वैसा। एडवांस पेमेंट करना पड़ता है। 5 लाख दिए, एडमिशन हुआ कि नहीं? मतलब हुआ तो हुआ, लेकिन कैसे हुआ? तो आप लोगों का रिजल्ट निकल गया, तो हमें पूरा लाइक दिसंबर या नवंबर में आए थे, मुझे इतना याद नहीं, पर आई गेस दिसंबर में आए थे। तो हमें काठमांडू बुलाया गया था। तो हमें बोला था कि इतने इतने सर्टिफिकेट्स लाओ। दीदी को मैं दे दूंगी उन लोगों का एजेंसी का नंबर, और ये आप उनसे पर्सनली कांटेक्ट करना। अभी शायद कुछ सारे सर्टिफिकेट्स और एक्स्ट्रा ऐड ऑन हो सकते हैं, पर हमारे वक्त 10th-12th का जो रिज़ल्ट है वो, फिर नीट का एडमिट कार्ड, नीट का रिज़ल्ट, और फिर आधार कार्ड, पासपोर्ट कार्ड, जो बेसिक्स होता है, उतने सारे सर्टिफिकेट्स मांगे गए थे। तो वो सब लाए गए थे और फिर हम काठमांडू आए और हमें आते ही एजेंसी ने पर्टिकुलर होटल असाइन किए गए थे कि ये होटल इधर इधर है। मतलब एक होटल था, मुझे मेरा याद है, पशुपतिनाथ टेम्पल से पास ही था वो होटल, और सब बच्चों का होटल पास ही रखते हैं ताकि जहाँ पे मीटिंग्स हो, जहाँ पे काउंसलिंग हो, उसके लिए जाने के लिए अफोर्डेबल हो। तो हम वहाँ आए, रहे, मम्मी आई थी मेरे साथ। तो ओवरऑल वो 3-4 दिन का प्रोसेस होता है। मैं आई और फिर हमने वो एजेंट को दे दिए सर्टिफिकेट्स, और उसके बाद हमें एक कोई तो जगह था वहाँ पे बुलाया गया था। फिर हम वहाँ गए सर्टिफिकेट्स लेके। सारे बच्चे थे, बहुत सारे बच्चे लाइन में थे, ओवरऑल 800 बच्चे कुछ थे। और मेरा डे 1 में ही था, मतलब काउंसलिंग, ऐसे 2 दिन में काउंसलिंग डिवाइड हुआ था, पर मैं डे 1 की ही स्टूडेंट थी। पता नहीं, शायद यहाँ पे भी मार्क्स वाइज रैंकिंग हो सकता है कि नीट में जितने मार्क्स है उसके बेसिस पे तुम्हारा नंबर आता है। तो मेरा नंबर 300 में था कुछ। तो उसके बाद ऐसा था कि एक सेट ऑफ पैनल था, उसमें 5-6 टीचर्स थे और एक रूम था, उसमें बच्चों को बिठाया गया था। उसको भी डिवाइड किया गया था कि इतने 7 ग्रुप्स हैं, एक एक ग्रुप को धीरे धीरे बुलाएंगे, इतने से इतने रोल नंबर तक आओ करके। फिर वो बच्चे जाते थे, हमारे सामने एक स्क्रीन था, वहाँ पे इतने इतने कॉलेजेस नेपाल के हैं और उसमें इतने इतने सीट्स है, इतने इतने सीट्स बचे करके लिखा गया था, दोनों चीज़ें था। तो फिर हमें ऐसे जाके स्टेज पर अनाउंसमेंट करना था कि ये मेरा चॉइस ऑफ कॉलेज है करके, और फिर वो लोग टिक मार देते थे कि हाँ, ये बच्चे को ये कॉलेज मिल गया। वो होने के बाद मैं होटल को रिटर्न हो गई, पर होटल को रिटर्न होने से पहले
एक सर का नाम है सुदीप कुमार करके, वो शायद हेड है सारे एजेंसीज के। उनने ऐसा कहा था हमें कि सारे एजेंसी उनके अंडर है। तो उनने सारे बच्चों को ऐसा बिठाया था और आगे की प्रोसीजर एक्सप्लेन की थी। मतलब हमें क्या था, मैं बताती हूँ नोबल का क्या था। नोबल के लिए हमें एक पर्टिकुलर कुमारी बैंक में अकाउंट खुलवाना ज़रूरी था, और फिर 5 लाख जो मैंने बताए थे वो भरने ज़रूरी थे। और उसके बाद में भी KUSM को वो 5 लाख नोबल ने भर दिए थे, KUSM को वो ट्रांसफ़र करने पड़े क्योंकि अभी तो कंफर्म हो गया एडमिशन। तो ऐसा था। तो फिर वो सब प्रोसीजर वो बताते हैं, पर्टिकुलरली उसी वक्त बता देते हैं कि लुम्बिनी कॉलेज को ये करना पड़ेगा। त्रिभुवन, आपकी 2 यूनिवर्सिटीज़ है ना, कि काठमांडू यूनिवर्सिटी एंड त्रिभुवन यूनिवर्सिटी। तो फिर त्रिभुवन का शायद अलग प्रोसीजर है और काठमांडू का अलग है। दोनों का अलग है। हम लोग का यहाँ भी अपने जो नेपाल में जो हम लोग करते हैं उसमें भी अलग अलग प्रोसीजर है। के यूनिवर्सिटी और TU यूनिवर्सिटी के है, तो अलग अलग है। और इंडियन प्रोसीजर के लिए भी अलग अलग है जो सर ने बताया था। ओके। तो फिर वो हमने किया, और मुझे याद है मेरे वक्त 5 बच्चे थे जो नोबल के थे, जो अभी मेरे है क्लासमेट्स। तो हाँ, उन 5 के ही साथ किया था। तो मुझे ऐसा 2 दिन लगा था काठमांडू में। फिर मैंने क्या किया था कि अकाउंट तो नहीं खुलवा सकती थी, मैंने उनको बोला कि हम अकाउंट नहीं खुलवाते। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, अकाउंट बाद में खुलवाओ, बैंक अकाउंट, पर आप इतना इतना अमाउंट दो। तो मतलब एक्चुअली वो ऐसा नहीं कि वो पहले से पैसा मांगते हैं, पर हमें एक फ्री स्ट्रक्चर दिया था कि पहले साल में इतना देना है, फिर दूसरे साल में इतना देना है। तो ओवरऑल 47.5 लाख ट्यूशन फीस है नोबल का। IC इंडियन करेंसी। हाँ, तो हमने यहाँ आने से पहले, लाइक जब हम काठमांडू में ही थे, तब उन्होंने हमें बोला था कि 24 लाख तुम पहले से भरो। तो हमने वो 24 लाख ऑलरेडी भर दिए थे, क्योंकि शायद मतलब इंटरनेशनल स्टूडेंट्स है ना, तो कॉलेज को डर रहता है कि ये लोग पैसे बाद में देंगे कि नहीं, या भाग जाएंगे वाला। तो उनने हमसे पहले एक सर्टेन अमाउंट में ले लेते हैं, और हमारे पास एक फ़ी स्ट्रक्चर का एक है, दीदी वो डाल देगी पोस्ट में। तो वो फ़ी स्ट्रक्चर में 3 साल में हमारे सारे फीस क्लियर हो जाते हैं, लाइक ट्यूशन फीस 3 साल तक ही 47.5 हमसे ले लेते हैं। ठीक है, ऐसा। लेकिन हम लोग का भी वही है, 3 ईयर्स में हम लोग का नेपाल का है 45 लाख NC नेपाली करेंसी है, और आप लोगों का है 47 लाख IC है, 2 लाख ज़्यादा है। और हम लोगों का भी 3 ईयर्स में पूरा सब कंप्लीट हो जाता है। हाँ, तो फिर हमारा भी, क्योंकि अभी ये साल तो मेरा 2nd ईयर हो गया, तो मैंने जैन में 15 लाख भर दिए थे। तो अभी जो अमाउंट बचा है ओनली 8 लाख बचा है, ऐसे करके वो ले लेंगे पूरा। तो वो प्रोसीजर हुआ। फिर उसके बाद हमें एक महीने वेट करने बोला था। और वो 24 लाख भरना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मतलब कॉलेज को फिर एक श्योरिटी मिलता है, और फिर वो आपका सीट बुक कर लेते हैं, कंफर्म कर लेते हैं। आपने वो नहीं भरा तो मतलब वो सामने से बोलते हैं कि अगर आपने वो 24 लाख नहीं भरे तो आपका सीट जा सकता है करके। तो प्लीज़ मतलब वो पहले से ही पैसा अरेंज करके रखना, जो भी आपकी एजेंसी अभी बोलेगी। अभी थोड़ा रेट बढ़ गया होगा, जैसे बढ़ता है हर साल। तो वो हुआ। फिर उसके बाद हमने वेट किया लाइक 1 मंथ तक, सामने से नोटिस आने का कि हाँ अभी आपका वाइट कोट सेरेमनी होएगा, आओ करके। कौन मतलब तुम लोगों को कौन बुलाया, मतलब कॉलेज से कुछ इन्फॉर्मेशन? तो हमारा जब 3 दिन का प्रोसेस ख़त्म हो गया था तो मैं तो घर आ गई थी, पर कुछ बच्चे ऐसे भी है कि नोबल एक बार विजिट कर लेते हैं, हॉस्टल देख लेते हैं, हॉस्पिटल देख लेते हैं, पेशेंट फ्लो देख लेते हैं, अच्छा लगता है कि हाँ हमने जो चूज़ किया वो सही चॉइस है करके। तो मेरी एक दोस्त थी जो वहाँ पे बनी थी, वो बिहार से बिलोंग करती थी, तो वो आके गई थी, उसने मेरे को बता दिया था कि नहीं हॉस्टल अच्छा है, यहाँ का बेस्ट बेनिफिट है जो बाद में है, क्वेश्चन बताती हूँ। तो हाँ लाइक वो सब वो देख सकते हो आप, आपके ऊपर है। तो जब यहाँ पे तुम अब यहाँ आने का टाइम हुआ ना, तब तुम लोगों को नोटिस गया, कॉलेज से नोटिस गया कि KU से नोटिस गया कि एजेंसी के थ्रू नोटिस गया कि अब यहाँ आना है तुम लोग को? जैसे कि हम लोग तो बहुत डेस्परेट हो गए थे ना आने के लिए, क्योंकि ऑब्वियस सा बात है। तो यहाँ इनका सिस्टम मॉप अप राउंड आपका कुछ चल रहा था, ऐसा आपका कुछ होता है ना, मॉप अप भी होता है, तो उनके लिए वेट कर रहे थे, आपका वो साइट पे देख रहे थे कि हाँ ये नोटिस आ गया करके, तो अभी शायद स्टार्ट होगा। तो जब मैं काठमांडू में थी और जब वो काउंसलिंग का सेशन ख़त्म हुआ, सब कंफर्म हुआ, तो हमें एक मैम का नंबर दिया गया था जो एडमिनिस्ट्रेशन से बिलोंग करती है। ओके, ठीक है। तो वो शायद वो सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को हैंडल कर रही थी, उनको इन्फॉर्मेशन दे रही थी कि ये सामान लाओ, ये सामान मत लाओ, ऐसा वैसा। तो वो मैम ने ही हमें इन्फॉर्म किया था कि हाँ
बच्चा कि इतने दिनों में होगा, इतने दिनों में नहीं होगा, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हो। तो एडमिनिस्ट्रेशन का नंबर दिया जाता है आपको कि तो यहीं से कॉल गया था तुम लोगों को हाँ, कि अब आना है अब और आना ये है। सामान लेके आना है। ओके। तो यहाँ से ही हमें कॉल गया था कि हाँ ये सामान लाओ। जैसे कि वाइट कोट सेरेमनी था तो उन्होंने बताया था कि फुल स्लीव्स का कोट यहाँ पहनते हैं, उतना लाओ, ये सामान लगेगा। मतलब हमें तो यूनिफॉर्म था, ये पता नहीं था क्योंकि इंडिया में यूनिफॉर्म नहीं होता। यहाँ नोबल पे में होता यूनिफॉर्म है। यहाँ मैक्सिमम कॉलेज में यूनिफॉर्म है, बस गिने चुने 2-3 कॉलेज है जिसमें यूनिफॉर्म नहीं है। हमारा यूनिफॉर्म जो था वो मैम ने बताया था, तो वो मैं लाई थी। तो मैं यहाँ आई, फिर यहाँ आके भी आपको पर्टिकुलरली क्या करना होता है, जैसे मैं अभी आ गई, फिर हमें एडमिनिस्ट्रेशन जाना होता है। वो आपको पूरा 4 पेज का फॉर्म देंगे। हम लोगों को मिला था वो हम लोगों को मिला था। तो वो पूरा 4 पेज का फॉर्म देंगे आपको सब कुछ। मतलब उसमें ग्रैंड पेरेंट्स का भी डिटेल था, तो सब कुछ था उसमें। तो वो भर दिया। फिर मतलब मैं नहीं लाई थी, मेरे को यहाँ खिंचवाना पड़ा, पर आपके फ़ोटोज़ भी कैरी करो। लाइक फोटोज भी जरूर। हाँ, बहुत ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि 6 फोटोज़ लाए हो जाएगा, रखो फ़ोटोज़ थोड़े, क्या पता लग जाए। एंड वो सब फिर फॉर्म भरा और उसके नेक्स्ट दिन ही यहाँ आई। मैंने रूम देखा और रूम देख के सब कर लिया। एडमिशन हो गया, एडमिशन कंप्लीट एडमिशन। सेम ही प्रोसीड्यूर है इंडियन स्टूडेंट के लिए और नेपाली स्टूडेंट के लिए। अब तुम लोगों का रैंक कैसे डिसाइड होता है वो मुझे नहीं पता, तुम्हें पता है? हाँ, मेरे तो एजेंसी ने ऐसे ही बोला था कि आपका जितना लाइक नीट का मार्क्स है उसके बेसिस पे होता है शायद। जो नीट का जो आप लोग का जितना नीट का मार्क्स होगा उसके बेसिस में टोटल स्टूडेंट का फॉर्म भरा जाता है। उस टोटल स्टूडेंट के फॉर्म में जिसका पहले का रैंक होगा वो रैंक के हिसाब से क्या कहते हैं, हाँ, रैंक किया जाएगा। एंड उसके बेसिस में डे 1 में आपको बुलाएंगे या डे 2 में बुलाएगा, वो डिपेंड करता है। जो डे 1 में होगा उनके लिए थोड़ा बेनिफिशियल है, बिकॉज वो पूरे सारे कॉलेज में सीट अवेलेबल होता है और जो मन लगा वो चूज कर सकते हैं। लेकिन डे 2 के रैंक थोड़ा कम आए होते हैं नीट में, उन लोगों के लिए उनके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है, हाँ, क्योंकि सीट्स पैक हो जाते हैं और जितना बचे हुए होंगे सीट्स उसी के हिसाब से लेंगे। और जैसे अब तभी बात कर रहे थे हम लोग, तो तुमने बताया था कि कॉलेज के लिए जो पैसे लेते हैं, जैसे नोबेल के लिए लिया और नोबेल डे 1 में पैक हो गया तो डे 2 में खाली नहीं है नोबेल। तो अगर पैसे नोबेल के लिए लिए होंगे, पहले ही लेते हैं। हाँ, पहले। ओके, तो पैसे नोबेल के लिए 5 लाख बाद में लेते हैं ना? नहीं, अभी मैं काउंसलिंग के लिए बैठी हूँ, उससे पहले मैंने 5 लाख लिए हैं नोबेल। ओके, सो उसने 5 लाख नोबेल के लिए कह के दिए, और अगर वो सीट पैक हो गया है डे 2 में जाते वक्त पैक हो गया और वो नहीं मिला, तो वो जो 5 लाख नोबेल के लिए कह के दिए थे वो फिर रिटर्न बैक होता है और जो कॉलेज आपने लिया है उस कॉलेज में दिए जाते हैं, राइट? यही है ना? सो उस कॉलेज में दिए जाते हैं। सो ये प्रोसीड्यूर है। उसके बाद जब काठमांडू यहाँ से कॉल आ जाता है, कॉल जाने के बाद आप लोग को बुलाया जाता है यहाँ पे आने के बाद फॉर्म भरा जाता है। आप हॉस्टल देखेंगे, कॉलेज देखेंगे, सब कुछ देखेंगे। उसके बाद आप लोग का कोर्ट सेरेमनी होता है, फ्रेशर पार्टी, सब बात की बात है ना? एक चीज़ बस ऐड ऑन करना चाहूँगी कि मतलब अभी बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा सोच रहे होंगे कि अभी मेरा क्वालिफिकेशन मार्क्स होता है, नीट में भी क्वालिफिकेशन मार्क्स होता है, शायद ये साल का 144 मार्क्स है आई गेस। मतलब कट ऑफ मार्क्स? नहीं, वो कट ऑफ मार्क्स नहीं होता। लाइक कट ऑफ मार्क्स तो अलग होता है इंडियन स्टूडेंट्स का, बट जैसे कि इंडियंस में नीट का ओवरऑल 720 मार्क्स है। तो जैसे कोई एग्जाम में बोले ना आप पास हो करके, उसके लिए 144 मार्क्स है शायद इस साल से। तो 144 आना पड़ता है। अगर आपको 144 नहीं आना तो आप नहीं जा सकते नेपाल में। ओके, नेपाल में नहीं लेंगे आपको। मैं समझ गया। जैसे 145 वहाँ का एक पास मार्क है, वो आना पड़ता है तभी एडमिशन नेपाल में होगा, वरना नहीं होगा। ये क्वेश्चंस मेरे कमेंट में आया था कि नीट में कितना तक का मार्क्स जैसे जरूरी आना पड़ता है, तो ये है आंसर दैट 144 इस साल का 144 मार्क्स से 144 और उससे ऊपर आना पड़ता है नेपाल में एडमिशन या फिर एनी कंट्री में एडमिशन लेने के लिए। ओके, क्योंकि मतलब अभी नेपाल और बांग्लादेश ही है शायद जो इंडियन सिस्टम से थोड़ा रिलेटेबल है, तो वो तो लेता ही नहीं बच्चों को, जैसे कि उनको ज़रूरत नहीं इन बच्चों का ऐसा। बट बाहर की कंट्री से जर्मनी हुआ, जॉर्जिया हुआ, रशिया वो ले लेंगे। पर वहाँ पे जैसे आउट ऑफ कंट्री में प्री मेड और पोस्ट मेड होता है ना, तो वहाँ पे आप जाओगे पर आपको इंडिया में वापस नहीं एडमिशन मिलेगा। जैसे कि अभी मैं हूँ, मुझे समझो आ गया 112 मार्क्स और मैं गई जर्मनी,
पर मैं जर्मनी गई और मैं वहाँ पे प्रैक्टिस कर सकती हूँ, वहाँ पे डॉक्टर कहलाई जाऊँगी। पर मैं अगर वापस इंडिया आके प्रैक्टिस करना चाहती हूँ और मैं बोलूँ कि नहीं मेरे पास ग्रेजुएशन का डिग्री है, तो वो नहीं एक्सेप्टेबल है इंडिया में। इन्फॉर्मेशन टू मी। ओके, हाँ, तो फिर वो नहीं है, इसलिए लेकिन मत नेपाल करो और ऐसा। बांग्लादेश में से वहाँ प्रैक्टिस करके तुम इंडिया जा सकती हो। हाँ, पर वहाँ पे भी वही क्वालिफिकेशन मार्क्स चाहिए, नहीं तो नेपाल बांग्लादेश नहीं लेता। ओके ओके। और बांग्लादेश का तो और एक चीज़ है, ठीक है, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, नेपाल नहीं आ रहे फिर भी बांग्लादेश जा रहे हुए बच्चे, तो आपका 1 साल ड्रॉप ही एक्सेप्टेबल है। अगर आप 2 साल ड्रॉप करते हो तो आप एक्सेप्टेबल नहीं हो बांग्लादेश में। तो 1 साल ड्रॉप हुआ है तो बांग्लादेश जा सकते हैं, नहीं तो नेपाल नहीं जा सकते नेपाल। ओके ओके ऋतु, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, मुझे समझ में आ गया, आई थिंक आप लोगों को भी समझ में आ गया होगा। सो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन था कि नीट ही ज़रूरी होता है या फिर यहाँ आके फिर एसई देना भी ज़रूरी होता है। जैसे मेरे कमेंट में एक क्वेश्चन था, इसलिए मैंने एक क्वेश्चन डाला है, तो ऑलरेडी कह चुकी है, फिर भी एक बार। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था प्रोसीजर पे कि एजेंसी आपका वो फॉर्म भरते हैं इनके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का, तो नेपाल में चलता है कि आपका नीट में क्वालिफाई हो गए तो आप शायद सीई में भी क्वालिफाई हो ही जाओगे, क्योंकि आप नीट में क्वालिफाई हो गए हो तो सो आपको सीई का एग्ज़ाम आके नहीं देना पड़ता यहाँ पे, पर आपको वो फॉर्म तो भरना ही पड़ता है, उसका एडमिट कार्ड होना ही चाहिए। क्योंकि शायद जब एजेंसी हमारा एडमिट कार्ड भरते हैं एनआरआई क्राइटेरिया में, तो वो लोग हमारे नीट के मार्क्स देखते हैं, क्योंकि हमने वो दिया था, तो वो फिर वहाँ जाके वो टिक होता है कि हाँ ये बच्चा क्वालिफाई हो गया है, तो ये सीई के लिए भी क्वालिफाई है करके। तुम लोगों को जैसे फॉर्म जो भर रहे हैं उसमें सी का ही फॉर्म होता है तुम लोगों का, जैसे हम लोग सी का फॉर्म भरते हैं। सी का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे या नहीं रहे होंगे, जैसे इंडिया में नीट देना पड़ता है फॉर द स्टडी फॉर एमबीबीएस, वैसे ही नेपाल में सीईई देना पड़ता है, एंड फॉर द स्टडी एमबीबीएस पढ़ने के लिए सीई देना पड़ता है नेपाल में जी। तो वो अब तुम जो फॉर्म भरते हैं वो सी का फॉर्म होता है। ओके, और उसका हमें एडमिट कार्ड मिलता है कुछ दिनों बाद, जैसे जिस दिन आपका एडमिट कार्ड आया उस दिन हमारा भी आता है। तो मतलब ये प्रोसीजर मैंने एक्सप्लेन नहीं किया, दीदी ने थोड़ा सा ही बताया था कि जो लोग एजेंसी के थ्रू नहीं जाना चाहते, जो बिहार में रहते हैं, उत्तराखंड में रहते हैं या वेस्ट बंगाल में रहते हैं, जिनसे बहुत पास है, जो आके विजिट कर सकते हैं, तो पर्सनली भी कॉलेज को जाके अप्रोच कर सकते हो कि लाइक हमें यहाँ एडमिशन चाहिए, तो ये प्रोसीजर क्या है करके, और फिर तुम पर्सनली ही उनको पैसा दोगे एंड सब कुछ, वहाँ पे फॉर्म भरोगे सीई का, खुद साइट पे जाके फॉर्म भरोगे। आपका साइट का नाम बता दो। हम लोग का यहाँ पे आप लोगों को कोई भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे एडमिशन कब होता है, जो नोटिस क्या आता है, वो सब जानने का मन है तो MEC के आप लोग टाइप कीजिए, गूगल में जाके MEC टाइप कीजिए, वहाँ पे एक वेबसाइट खुलेगा। अगर आपको देखना है तो मैं आप लोग को एक बार दिखा देती हूँ। जैसे हाँ ओके, मैं इसका लिंक आप लोगों को दे दूँगी। MEC करके ये एक वेबसाइट है, मेडिकल एजुकेशन कमीशन। इस वेबसाइट में आपको सारे यहाँ पे नेपाल में कौन सा फॉरेन सीट का भी कॉलेज का लिस्ट, फॉरेन सीट सब का, ये सब बहुत, और नेपाल का नोटिस तो आता ही आता है, लेकिन इंडियन का नोटिस भी इसमें सारे फॉरेन स्टूडेंट के लिए भी नोटिस आता है। तो आप लोगों को कुछ भी जानना हो तो ये वेबसाइट में जाइए। सो ये वेबसाइट है। ओके, तो आप पर्सनली जाके भी वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हो और कर सकते हो। बस दिक्कत इतना है, मतलब वो एक श्योरिटी नहीं रहता कि आपका पैसा वापस आएगा कि नहीं, क्योंकि आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते ना इस पे। मतलब मैंने अगर किसी एजेंट के थ्रू है तो मैं एजेंट को ब्लेम कर सकती हूँ, एजेंट पे प्रेशर कर सकती हूँ कि नहीं आप मेरा पैसा दो, पर वहाँ पे तो मैं डायरेक्टली कॉलेज से कॉन्टैक्ट कर रही हूँ। जैसे कोई यहाँ नज़दीक का है, उसको कह रहे यहाँ पे नोबेल में लेने का मन किया, वो नोबेल में आया, उसने पैसे यहाँ शुरू में पे करना पड़ता है, फिर वहाँ काठमांडू बुलाते हैं। ओके, सो अगर किसी को डायरेक्ट करना हो तो डायरेक्ट आप कॉलेज में जाके एडमिशन भी ले सकते हो, लेकिन ऐसा होता है कि आपके रैंक के हिसाब से वहाँ पे आपको बुलाया जाता है, एंड जब काठमांडू में जाके आप लोगों को चूज़ करना पड़ता है और आपको नोबेल नहीं मिला तो आपका पैसा रिटर्न नहीं आएगा, वो ये कहना चाहती है। मतलब उसका श्योरिटी थोड़ा कम रहता है। ओके, आप समझ गए होंगे। सो ये एक प्रोसीड्यूर है एजेंसी के थ्रू, दूसरा प्रोसीड्यूर यहाँ आके नीति का मार्क के साथ, और तीसरा प्रोसीड्यूर ये है कि मेरे क्लासमेट ने किया है कि
वो उसने यहाँ आके CEE दिया भी और उसके हिसाब से उसने कॉलेज लिया है। सो आई थिंक ये भी कर सकते हैं, लेकिन मन है तो, नहीं तो नीट के ही मार्क्स से भी हो जाता है यहाँ पे एडमिशन नेपाल में। सो या दैट्स इट। और दूसरा क्वेश्चन है कट ऑफ मार्क्स ऑफ नीट, तो वही 144 इज द कट ऑफ मार्क्स ऑफ नीट। एंड एक बार डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए वो डिटेल में बता दो कि ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए। ठीक है, तो हमने पहले एजेंसी को CEE एग्ज़ाम के लिए डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए थे, वर्चुअली सबमिट किए। क्या क्या डॉक्यूमेंट देना पड़ा? तो 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, आपका आधार कार्ड, आपका पासपोर्ट एंड आपका नीट का एडमिट कार्ड भी और नीट का रिजल्ट भी। तो ये सब दे दोगे तो उनको थोड़ा मतलब वही सब चाहिए होता है। और यहाँ आके जो ही डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे मांगे गए थे वही डॉक्यूमेंट्स आपको हार्ड कॉपी में लाना है। और इसके साथ एडिशनल यहाँ आके होता है, जैसे इंडिया में भी होता है, कॉलेज को माइग्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए होता है और LC या TC बोलते हैं, मतलब लिविंग सर्टिफिकेट जो स्कूल प्रोवाइड करता है 12th के बाद ही, वो एक लाना होता है। उसका हार्ड कॉपी आप कैरी करते जाओ। आधार कार्ड भी हार्ड कॉपी ही रखो अपने पास, जो ओरिजिनल आधार कार्ड है, ऐसा नहीं कि डिजी लॉकर से, हमारे यहाँ पे डिजी लॉकर होता है वहाँ से निकाल लो, ऐसा नहीं, हार्ड कॉपी ही ले लो, ओरिजिनल कॉपी यहाँ पे देना पड़ता है। और लोग ये एडमिशन प्रोसेस कर रहे थे, बट जब एडमिशन कंफर्म हुआ, हमें जब यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम देने का टाइम आ गया, तो उससे पहले फॉर्म जब भरते हैं, यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम का भी फॉर्म होता है, सब जगह होता है, तो यहाँ पे भी होता है, ठीक है। तो वो फॉर्म भरने से पहले हमसे माइग्रेशन और लिविंग सर्टिफिकेट का हार्ड कॉपी लिया गया था। ओके। और एक बोनोफाइड सर्टिफिकेट होता है, बोनोफाइड सर्टिफिकेट और कैरेक्टर सर्टिफिकेट, वो आपसे मांगते हैं, इसलिए तो ये सारे सर्टिफिकेट्स लाना। ये डॉक्यूमेंट्स की बात होगी, एक्स्ट्रा कोई डॉक्यूमेंट्स ऐसा चाहिए नहीं होगा? अगर कोई एडिशनल होगा तो आपको एजेंसी खुद बता देगी, तो एजेंसी कांटेक्ट करोगे तो वो आपको डेप्थ में ही पूरा बता देंगे। इतना तो मैं लेकर आई थी। ओके। सो ये वो सब हुआ डॉक्यूमेंट्स के बारे में कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स कैरी करना है आपके साथ फॉर टू टेक द एडमिशन। अब आता है फी स्ट्रक्चर के बारे में। सो फी स्ट्रक्चर वो पहले ही बता चुकी है, हम लोग बातें करते करते सारे क्वेश्चंस मैंने लिख के जो रखा है सारे क्वेश्चंस वो बता चुकी है, लेकिन बहुत सारे अभी पेंडिंग है। सो फी NC और IC, तो IC में देना है और 47 लाख मैं IC, पर वो हर साल बढ़ता है थोड़ा, तो ज़्यादा नहीं बढ़ता, लेकिन 1-2 लाख बढ़ता होगा, लेकिन ज़्यादा नहीं बढ़ता है। सो 47 लाख IC देना है, वो सिर्फ ट्यूशन फी है, मतलब कॉलेज का फी है, वो उसमें हॉस्टल मेस या कुछ और ऐड नहीं है, जस्ट वो ट्यूशन फी है जो ये लोग आप लोग 47 लाख देते हैं और हम लोग 45 लाख देते हैं, वो सिर्फ ट्यूशन फी है। और तीसरा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फी ऑफ हॉस्टल। और हॉस्टल पहले तो हॉस्टल कंपलसरी है कि नहीं है, अब जैसे ये डिपेंड करता है हर एक अपने कॉलेज के बेसिस में। ओके, अब ये अभी तक जो हम लोगों ने बताया, उसने बताया वो पूरा नेपाल का प्रोसेस था कि पूरा नेपाल में ऐसा ऐसा होता है। ओके, अब हम पार्टिकुलरली बात करेंगे नोबेल के बारे में, क्योंकि हम लोगों को बाहर के दूसरे कॉलेज के बारे में नहीं पता है कि वहाँ पे कितना कितना लगता है और क्या क्या लगता है, लेकिन नोबेल में वो पढ़ रही है और मैं भी यही पढ़ रही हूँ, तो हम लोगों को पता है कि नोबेल में क्या है, कैसे है, हॉस्टल क्या है, हॉस्टल का फ़ी क्या है, यहाँ पे कंपलसरी है कि वो हम लोग को पता है। इसलिए सिर्फ हम अब बात करेंगे नोबेल के बारे में स्पेशली। ओके, जो जिसको अब नोबेल के बारे में जानना हो वो वीडियो कंटिन्यू करें। एंड या ये अभी जो बता रहे हैं वो आई थिंक विराट से थोड़ा थोड़ा मैच करता है ना। विराट नगर में 2 कॉलेजेस मेन है, दोनों का मोस्टली सेम है। हाँ, विराट नगर में 2 कॉलेज है, एक नोबेल मेडिकल कॉलेज एंड एक विराट मेडिकल कॉलेज। यहाँ जोगबनी से थोड़ा नज़दीक में है नोबेल, उससे 15-20 मिनट की दूरी पे है, गाड़ी में 15-20 मिनट की दूरी पे है विराट मेडिकल कॉलेज। और एक कॉलेज है यहाँ पे जो धरान में है, BP कैचेस, वो बेस्ट है, मतलब ओवरऑल ही बेस्ट है, लेकिन वहाँ पे सीट सिर्फ 8 सीट है वहाँ पे। एंड मैंने अब अगर सीट की बात करेंगे तो टोटल नेपाल में फॉरेन स्टूडेंट के लिए पूरे इंडिया ही नहीं सारे जहाँ से आ सकते हैं, फॉरेन स्टूडेंट के लिए 2024 में 562 सीट्स हैं। अगर अभी यहाँ पे सारे सीट्स के बारे में नहीं बता सकते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा चला जाएगा। अगर आपको जानना हो तो मेरा एक वीडियो है टोटल कॉलेज इन नेपाल
के एक वीडियो है, मेरे चैनल में जाइए और वो सर्च कीजिए। वहाँ पे मैंने फॉरेन स्टूडेंट के सीट कितना कितना है, वो सारे कौन से कॉलेज में कितना सीट है वो सारे बता दिए। लेकिन मैक्सिमम कॉलेज में 33 सीट कंफर्म है और किसी किसी कॉलेज में 50 सीट्स भी है। और 2-4 कॉलेज है जैसे IUM, बेस्ट कॉलेज ऑफ नेपाल, TU, एंड BP कैंचस जो धरान में है, पाटन, और नेपाल आर्मी कॉलेज। इन लोगों में, इन कॉलेज में 8 to 4 ही कॉलेज है, किसी में 8 है, किसी में 4 कॉलेज है, सीट है, किसी में 5 सीट है। तो इतना डिटेल में नहीं बता सकती, इतना बता देती हूँ कि BP कैंचस में 8 सीट है, पाटन में 5 सीट है, एंड कर्नाली में 4 सीट है। ये आउट ऑफ TU एंड KU यूनिवर्सिटी हुआ। और पूरे TU यूनिवर्सिटी में जहाँ 9 से 10 कॉलेजेस इंक्लूड होते हैं वहाँ पे 194 सीट्स है, एंड KU यूनिवर्सिटी में 348 सीट्स है। सो टोटल 562 फॉरेन सीट है नेपाल में। तो ये बातें हुई सीट के बारे में। अब चलते हैं नोबेल के, स्पेशली नोबेल के टॉपिक में। सो पहला क्वेश्चन है कि नोबेल हॉस्टल कंपलसरी है कि नहीं है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए? टिल लाइक जब तक इंटर्नशिप के लिए नहीं, बट हाँ जब तक फाइनल ईयर हो तब तक आपको हॉस्टल में ही रहना है। लेकिन आपको अगर बाहर रहना है तो आपको हॉस्टल का भी पैसा भरना पड़ेगा, बाहर के लिए भी, PG के लिए पैसा भरना पड़ेगा। तो इट्स बेटर कि हॉस्टल में ही रहो, क्योंकि है अच्छा थोड़ा सा हॉस्टल, इतना कुछ बुरा नहीं है कि आप नहीं रह सकते। अच्छा, ये रूल सिर्फ फॉरेन के लिए नहीं है, नेपाल के लिए भी है कि आप लोगों को आप लोगों को तो रहना, इंटर्नशिप में रहना भी नहीं पड़ेगा। हम लोगों को तो इंटर्नशिप में भी यहीं पे रहना है। एंड अब हॉस्टल के इन्वायरमेंट के बारे में बता दो, मैं अपने मुँह से नहीं बता सकती, इसलिए तुम बताओ। तो इंडिया से कंपेयर किया जाए तो यहाँ पे हॉस्टल में एक बेनिफिट है, जो आगे भी क्वेश्चन आएगा, बट हाँ एक बेनिफिट है कि पर रूम में 2 रूममेट्स, ठीक है। और दूसरा कि रूम में ही वॉशरूम है। या सबसे नोबेल में वही बात नोबेल है में ही है, कि सिर्फ दूसरा नहीं पता मुझे, लेकिन सबसे बेस्ट मैं बहुत खुश थी वही देख के कि हाँ रूम में ही वॉशरूम है। बिकॉज वो बहुत डर लगता है कि जाओ रोज सुबह, क्या पता तुम्हें नहाने मिले ना मिले। मुझे उससे भी ज्यादा क्या प्रॉब्लम लगता है कि गंदा सब एक ही बाथरूम यूज करते हैं तो बहुत ज्यादा गंदा हो जाता है, मेरा सर घूमने लगता है। मैं जब पहली बार मैं भी यहाँ पे आई थी, और जब मैं भी फर्स्ट टाइम ही आई थी नोबेल में, जब मैं नजदीक में रहती हूँ, जब मैंने हॉस्टल में बाथरूम देखा था, ओ माय गॉड, मैं इतना खुश हो गई थी। आप लोगों को अगर नोबेल का हॉस्टल का टूर, हॉस्टल में क्या क्या है, रूम में क्या क्या है, कैसा है इन्वायरमेंट, आपको ये भी जानना हो तो मेरे चैनल में उसका भी एक वीडियो है, हॉस्टल टूर के आई थिंक 2 वीडियो है, एक हॉस्टल है और एक रूम टूर है। आपको अगर जानना हो तो वो वीडियो भी देख लीजिएगा, आप लोग को पूरा क्लियर हो जाएगा कि मतलब कैसा है और क्या है। हम लोग बता नहीं सकते, लेकिन है सब जो है वो सब मतलब क्लियर हो जाएगा। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फी स्ट्रक्चर ऑफ हॉस्टल। तो मैं जब फर्स्ट ईयर में थी तो मैंने तब 1 लाख दिया था, और वो सेकेंड ईयर में थोड़ा बढ़ा 1.5 दिया, 1.5 लाख, 1,50,000। तो पर मंथ का 8,000 हमसे लेते हैं। 8,000? हाँ, मात्र आई गेस इनसे थोड़ा ज़्यादा लेते हैं। हम लोगों का नेपाली स्टूडेंट के लिए से 10,000 पर मंथ है, मतलब 1,20,000 नेपाली है। बट फिर अगर देखा जाए तो काइंड ऑफ थोड़ा ही वैरी करता है, क्योंकि इनसे 10,000 नेपाली ले रहे हैं, हमसे 8,000 इंडियन ले रहे हैं। और मेस वाला बात करते हैं, तो मेस आपको लेना है तो लीजिए, नहीं लेना है नहीं लीजिए, कंपलसरी मेस नहीं है यहाँ पर। बट मेस का फर्स्ट ईयर में जब मैं आई थी तब 52,000 था IC, अभी वो बढ़ गया है 54,000 IC। तो वो पूरा ईयर का है, उसमें 3 बार मील इंक्लूडेड है, नाश्ता, लंच, डिनर। तो हाँ अगर आपको लेना है लो, नहीं लेना है मत लो। मैं इसके बारे में ये ऐड करना चाहती हूँ कि आप लोग डे बेसिस में भी खा सकते हो। जैसे खाता आपका क्या कहते हैं, खाता ही बोलते हैं ना, खाता लिखने का वो प्रोसेस होता है हर एक दिन का, आपका डे वाइज में आप जो खाते हो वो एंट्री करते हैं, वो डे बेसिस में भी है। आप मंथ बेसिस में ले सकते हो, लेना चाहते हो मंथ बेसिस में भी है, ईयर बेसिस में भी है, आपका मन है। तुमने लिया था मंथ? मैंने फर्स्ट ईयर में लिया था। ओके, सब लोग ऐसे हो जाता है कि मतलब ले लेते हैं लेकिन मैंने नहीं लिया था, क्योंकि मुझे जब कंपलसरी नहीं है बताया गया था तो
क्यों लेना है, ऐसे बाहर भी खाना को मन करता है। एक्सपीरियंस ऐसा था कि मैंने फर्स्ट ईयर लिया और मैं रोज नाश्ता नहीं खाती थी, क्योंकि मैं नाश्ता खाने के टाइम पे तो क्लास का घाई हाँ, होता वही होता है, है। लाइक तुम्हें रश करना होता है, 9 बजे लेक्चर्स होते हैं, तुम नाश्ता क्या ही खाओगे, तो वो स्किप हो जाता है, क्योंकि लंच करते करते 11-12 बजे ही लंच करना है, तो फिर इतना ज़रूरत नहीं, तुम कर सकते हो ऐसा। तो मेस कंपलसरी नहीं है, आपका जो मन करे वो कर वो कर सकते हैं, और सकते वो मेस अंदर ही है। और हाँ, इंडिया में रूम पे खाना बनाना अलाउड नहीं है, पर हमारे हॉस्टल में खाना बनाना इज़ अलाउड। अभी जाके एसी पे थोड़ा नाटक करते हैं, वो भी इसलिए क्योंकि लाइट्स का इशू लेकिन चल रहा है, allowed बट है। अलाउड है, एसी भी अलाउड है, फ्रिज भी अलाउड है, इंडक्शन भी अलाउड है। लेकिन मैं ऐड कर देती हूँ क्योंकि मैं भी यही रहती हूँ। हाँ, सब कुछ आप सब कुछ रख सकते हैं, एसी, फ्रिज, इंडक्शन, सब कुछ रख सकते हैं यहाँ पे। आपने खाना वैसे मैं भी बनाती हूँ। प्रॉब्लम इज कि यहाँ पे उसका मैं इलेक्ट्रिक का बिल देना पड़ता है। यहाँ पे जो आप जितना भी इलेक्ट्रिक का अपना रूम का निकलता है, तो 2 जन है तो डिवाइड होगा। जैसे 2000 पर मंथ निकला तो 1000 आपका पार्टनर का होगा और 1000 आपका होगा, तो इलेक्ट्रिक बिल देना पड़ता है। इट्स अ कंपलसरी इन द हॉस्टल रूम। ये एक एडिशनल बात हुई। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट मेस की बात हो गई। अब पहले नोबल मेडिकल कॉलेज, अब हॉस्टल हो गया, कॉलेज हो गया। अब बात करते हैं एकेडमिक बारे में। कॉलेज कैसा है, कैसा लगा तुम्हें, है ना? और पेशेंट फ्लो कैसा है, पढ़ाई कैसा है, टीचर कैसे हैं, क्लासरूम्स कैसे हैं, ये सब कैसा लगा, ये बताओ आप। अच्छा, ओवरऑल पैकेज में एक ही बार में क्वेश्चन पूछ रही हूँ, ताकि तुम एक ही बार अगर में इंडियन स्टूडेंट्स इतना होप रख के मत आओ कि हाँ वो ऑडिटोरियम वाला क्लास होगा करके, उतना नहीं होगा। बट मैं आई ना, तो काइंड ऑफ हम बोल सकते हैं कि हमारा बैच शगुन है ये कॉलेज के लिए, क्योंकि तब से रेनोवेशन स्टार्ट हो गया। नहीं तो पहले उतना नहीं था, उतना नहीं था, बट हाँ बहुत रेनोवेट कर रहे हैं, बहुत क्विकली रेनोवेशन चल रहा है, अपग्रेड सिस्टम चल रहा है। तो पहले जो क्लासरूम था उसको देख के मैं डिसअपॉइंट हुई थी, जेन्युइनली नहीं बोलूँगी नहीं मैं भी हुई थी। क्योंकि यहाँ पे बहुत गर्मी है, लाइक इंडिया जैसा ही गर्मी है। तुम सोचोगे नेपाल है तो तराई, नेपाल में भी 2 होता है, एक तराई रीजन और एक क्या निचला वाला, हिली रीजन होता है। हिली रीजन और नीचे वाला। तो नीचे थोड़ा गर्मी है, गर्मी थोड़ा नहीं बहुत गर्मी है। तो क्लासरूम में एसी इंस्टॉल्स पहले नहीं थे, जेन्युइनली नहीं थे, पर अभी न्यू स्टूडेंट्स के लिए एसी इन्वॉल्व है। तुम एसी वाले क्लासरूम में बैठोगे एंड क्लासरूम अभी थोड़ा अच्छा लगता है, पहले उतना नहीं लगता था। बट हाँ, ऑडिटोरियम वाले फील के साथ मत आओ, क्योंकि नहीं है अभी। कुछ कॉलेज में काठमांडू में है, काठमांडू में है, पर वो वही बात है कि आपका लक वहाँ मिला नहीं मिला, क्योंकि यहाँ पे वो नहीं सिस्टम चलता कि हाँ पैसे दे दो हो जाएगा सब कुछ, वो वाला सिस्टम नहीं चलता। तो हाँ, तो वो एक एक्सपीरियंस इम्प्रूव हुआ तो अच्छा लगा थोड़ा बहुत। पहले बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था बट हाँ अभी अच्छा लगा। दूसरा, स्टडीज़ का एक सबसे मतलब बेस्ट पॉइंट ये है कि यहाँ के एचओडी इंडियंस हैं मोस्टली। हाँ, बहुत सारे, मतलब मैक्सिमम क्या सारे इंडियन है। सारे एचओडी इंडियंस है। तो हाँ, लाइक तुम्हें अगर कुछ भी चीज़ खटक रहा है एंड ऑल, अगर तुम कंफर्टेबल नहीं हो नेपाली टीचर्स के साथ, तो तुम वहाँ जा सकते हो। बट मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में नेपाली टीचर्स कुछ इतना मतलब पार्शलिटी नहीं करते ना, तुम पे इतना प्रेशराइज करते हैं। दे आर वेरी लाइक, एक चीज़ पे बहुत पार्शलिटी करे, तुम पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, इस पे पार्शलिटी होता है, इस पर डिस्क्रिमिनेशन होगा ही ऑब्वियसली, जैसे होता है सब स्कूल्स कॉलेजेस में। पर हाँ, अगर तुम थोड़े बहुत भी दिख रहा है कि हाँ तुम एफर्ट्स डाल रहे हो, तो वो भी एफर्ट्स डालेंगे ही, वही वाला बात है। तो वो एक अच्छा चीज़ है यहाँ पे। सबसे बेस्ट चीज़, जो इंडिया में बुक्स फॉलो होते हैं वही यहाँ पे बुक्स फॉलो होते हैं। कोई एडिशनल बुक्स नहीं, हॉस्पिटैलिटी है वो जो आउट ऑफ कंट्री में है वो कुछ नहीं। यहाँ पे 6 सब्जेक्ट्स ही है जो इंडिया में फॉलो होते हैं। यहाँ पे भी बाद में जो गाइनेक, ऑप्था, ईएनटी सब आता है वो सब सेम है, लाइक कुछ इतना वैरी नहीं करता। एंड सेम बुक के ऑथर्स के ही सेम बुक्स फॉलो किए जाते हैं, तो पढ़ाई वाइज गुड है। और एकेडमिक पे जाए तो यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं। तुम पढ़ने वाले नहीं बच्चे हो, फिर भी नेपाल तुम्हें पढ़ा के छोड़ेगा ऐसा वाला है। क्योंकि वो ऑब्वियसली खुद ब खुद थोड़ा रिग्रेट आता है, भाई मैं ही पास नहीं हो रहा, मैं ही पास नहीं हो रहा सब। मतलब हम इतना शौक होते थे कि नेपाली स्टूडेंट ऐसा क्या जड़ी मोटी खा लेते हैं कि भाई घूमते हुए पास भी हो जाते हैं वाला। बट हाँ, तुम रेगुलर बेसिस में पढ़ाई करोगे तुम पास हो जाओगे, ऐसा वाला सिस्टम है। तो यहाँ पे एक मंथ में एग्ज़ाम आता रहता है, एक मंथ में एग्ज़ाम आएगा। लाइक
हमारा तो सेकेंड ईयर तक बता देती हूँ। सेकेंड ईयर में 6 पेपर्स है और सेम भी होगा, 2 सेम है। तो हाँ, एग्ज़ाम आते रहते थे, तो तुम्हारा पढ़ाई अच्छा होता है। इसलिए नेपाल और बांग्लादेश का FMGE करके एग्ज़ाम है, जो तुम इंटरनेशनल स्टूडेंट जो आ रहे हैं उनको देना पड़ता है इंडिया में। उसका रेट बहुत हाई है, तो बेनिफिशियल है और टीचर्स भी अच्छे ही हैं। और एक बेनिफिट है जो नहीं है इंडिया में, कि इंडिया में डाइसेक्शन बच्चे नहीं करते, डाइसेक्शन प्रोफेसर करते हैं। स्टूडेंट नहीं करते हैं? नहीं, सारे कॉलेजेस में नहीं होता, ये बहुत कम कॉलेजेस में होता है कि हाँ आपको करने देते हैं एकदम डेप्थ में। यहाँ तो हम लोग जाके बहुत एक्साइटेड होके जाके तो वो इंडिया में कम जगह होता है। इंडिया में लाइक एक प्रोफेसर काट रहा होता है, वो दिखाता है देखो, और सब बच्चे ना बेंच पे खड़े होके, वो मुन्ना भाई MBBS में देखा होगा ना आपने कि बेंच पे खड़े होके देखना पड़ता है। तो वैसा यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे लिटरली आपको 2 बॉडीज दिया जाता है पर ग्रुप। ग्रुप वाइज होगी, ग्रुप में बच्चे हैं समथिंग 30 बच्चे हैं, 15 बच्चे को एक बॉडी, 15 बच्चे को एक बॉडी। तो एक बॉडी वाला चीज़ है वो बहुत अच्छा है, क्योंकि आप कुछ भी बोलो, आप डमी बॉडीज, रबर बॉडीज पे वर्क करोगे ना आउट ऑफ कंट्री में, तो आपको नहीं समझ में आएगा, क्योंकि वो डमी बॉडी हाँ, बहुत रियल नहीं फील होता है। जो रियल में ही करने में जो आता है ना, वो फीलिंग नहीं आता। क्योंकि वो लोग डेड बॉडीज नहीं दिखा रहे आपको। यहाँ पे डेड बॉडीज तो लाइक ऑटोप्सी के वक्त आपको उतना दिक्कत नहीं आएगा ये आइडेंटिफाई करने में कि हाँ ये अपेंडिक्स है, क्योंकि मोस्टली ना मैंने देखा है कि हार्ट आप बता दोगे, लंग्स आप बता दोगे, सब बता दोगे, पर जो एब्डोमेन का स्पेशली वो इंटेस्टाइन वाला पार्ट आता है ना, उसमें आप उसके स्पेसिफिक पार्ट्स बताते वक्त आपको एक पर्टिकुलर चीज़ बताते हैं आपके प्रोफेसर कि ये उसमें देखना अपेंडिक्स इसके पास होगा तो ये वाला ऑर्गन होगा, फिर पैनक्रियाज होगा तो ये वाला होगा। तो वो वाला चीज़ चाहिए भाई, डेड बॉडी रियल ही होना चाहिए। अब पैसेंट फ्लो के बारे में भी बता दो कि यहाँ पे पैसेंट फ्लो तुम्हें कैसा लगा, मतलब ठीक है या फिर बहुत ज़्यादा कम है, क्या है, कैसा है? तो इंडिया में बच्चे ऐसा ही करते हैं यूजुअली कि अगर प्राइवेट कॉलेज हो ना, पेशेंट फ्लो 0 होता है। लाइक OT का पूरा ऐसे देखते हैं कि जनरल वार्ड पूरा खाली है। ऐसा वाला बहुत जगह होता है कि गांव में रखे हैं हॉस्पिटल, उसमें नहीं है। पर नोबल का पेशेंट फ्लो हर दिन बहुत ज़्यादा है, हर दिन बहुत ज़्यादा। वो तो मैंने बहुत नोटिस किया कि लाइक आते ही रहते हैं। आप मतलब शाम के ना 3 बजे से लेकर 7 बजे तक देखना, पेशेंट्स ही पेशेंट्स दिखेंगे आपको हर जगह, ऐसे आते हुए दिखेंगे। ऐसा पूरा काउंटर पे लाइन होता है पूरा, तो अच्छा पेशेंट फ्लो है। और माई नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज वन बेस्ट थिंग एंड व्हाट इज वन वर्स्ट थिंग ऑफ नूर मेडिकल कॉलेज? आप बोल को लेगा। बेस्ट थिंग नूर मेडिकल कॉलेज का अगर बोला जाए तो हाँ, मैं यही बार बार रिपीट करूँगी कि हाँ, इनमें लाइक इन बिल्ड वॉशरूम है। उससे मतलब मैं ना भगवान से सब प्रे करके आई थी कि मैं ना थोड़ी OCD है मेरे को इशू, तो मुझे चाहिए था कि मेरा जो मतलब वॉशरूम है वो साफ़ हो। क्योंकि आप कुछ भी बोलो, आपका पेट खराब होने का बहुत चांस है यहाँ पे, आपका तबीयत खराब होने का बहुत चांस है यहाँ पे, क्योंकि आपके मम्मी पापा नहीं होते आपके पास और आप इतना जल्दी में भी नहीं ट्रैवल कर सकते, 1-2 घंटा तो लगता ही है ना। तो एक वो वाला बेस्ट थिंग है। और दूसरा बहुत सारा बेस्ट थिंग है कि वही HOD इंडियंस है, फिर बुक्स भी इंडियंस है, वो एक बेस्ट थिंग है। लाइक आप एज ए डॉक्टर क्या चाहोगे कि आपका पढ़ाई अच्छे से हो, कि आप मतलब लाइक डायग्नोस कर सको। अगर आपको वही नहीं आता तो आपका डॉक्टर बनने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो वो एक बहुत बेनिफिशियल चीज़ है कि यहाँ पे पढ़ाई बहुत अच्छे से होता है। वर्स्ट चीज़ देखा जाए तो यहाँ का मैनेजमेंट थोड़ा स्लो वर्क करता है। ऐसा बोलना नहीं चाहिए, पर हाँ मतलब इट्स लाइक कि जहाँ पे वर्क करना चाहिए वहाँ पे स्लो वर्क नहीं करता। जैसे एग्जाम के वक्त फुर्तीले होते हैं वो लोग, पर बाकी सब चीज़ों में थोड़ा स्लो वर्क करता है। तो कि छोड़ दो, अभी क्या बोले, सबका अपना अपना छोड़ देते हैं। ओके, अब बताओ सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, और मैक्सिमम को जानने का भी मन होगा कि यहाँ का रैगिंग के बारे में, कि नोबल मेडिकल कॉलेज में रैगिंग कैसा होता है। सो इनसे जानते हैं कि यहाँ का रैगिंग कैसा है। ये रैगिंग कॉन्सेप्ट ही गलत है, आई नो, आई अंडरस्टैंड, बट एज ए इंडियन, और तुम अगर जब ये थॉट बना लेते हो तुम्हें MBBS परस्यू करना है, तो बहुत सारे तुम्हारे सीनियर कजिन्स होंगे, सिबलिंग्स होंगे जो ऑलरेडी MBBS परस्यू कर रहे हैं इंडिया के लिए। इंडिया में बहुत गंदा रैगिंग होता है इन कंपैरिजन टू नेपाल। लाइक एक्सट्रीमली गंदा होता है। ऐसा नहीं है कि तुम्हें लाइक वो इंसान समझते हैं, वो बहुत गंदा रैगिंग होता है, अभी भी चलता है। कि मतलब हाँ होता है, ये मान लेना चाहिए सब इंडियंस को। मैं बोलूँगी तो मैं जब नेपाल में आई थी तो ऑब्वियस सा बात है, मैंने अब तक कभी रैगिंग एक्सपीरियंस नहीं किया, तो यहाँ के रैगिंग होता है। लाइक वो रैगिंग अब्यूजिव वाला नहीं है। वो लोग तुम्हें ना गाली दे सकते हैं, ना तुम्हें छू सकते हैं, ना तुम्हें कुछ कर सकते हैं, ऐसा वाला नहीं है।
तो मेरे को बाकी कॉलेजेस का नहीं पता। स्पेसिफिकली नोबल मेडिकल कॉलेज में रैगिंग बंद हो चुका है। जीरो रैगिंग, 0% रैगिंग। तुम्हें ज़रूरत भी नहीं तुम्हारे सीनियर्स को सीनियर बोलने की, जैसे कि इंडिया में मैम और मैडम बुलवाते हैं, पता है? पर यहाँ पे तुम सीनियर नहीं बोलो तो भी चल जाता है, तुम दीदी बोलो तो भी चल जाता है, तुम आंखों में आके डालो तो भी चल जाता है। तुम्हें ऐसा हेड डाउन करके रहने का कोई ज़रूरत नहीं। अभी वो सब सिस्टम चला गया है। जब मैं आई थी तब था, पर वो भी लाइक 2 महीने तक ही था। वो तुम्हें हम्बल करना चाहते हैं बेसिकली। क्यों करना चाहूँगी कि गर्ल्स थोड़ी सॉफ्ट होती है, लड़कों का हमें नहीं पता। उसके लिए लड़की को बुला के बुलवाना पड़ेगा। बट हाँ मिला तो बना लो, कुछ नहीं आता। कुछ बातें हैं जो करना पड़ता है। वो भी मुझे लगता है कि इंडियन स्टूडेंट क्या करते हैं, नेपाली स्टूडेंट कर करते हैं, लेकिन इंडियन नेपाली को करने नहीं जाते और नेपाली इंडियन को करने नहीं जाते हैं। मैंने ये देखा है। सो ये हुआ रैगिंग के बारे में। आप लोगों को पता चल गया होगा इतनी सारी बातें सुनकर कि रैगिंग होता है नहीं होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेदर के बारे में लिखा है मैंने, तो वेदर बता ही दिया है कि मतलब यहाँ पे बहुत गर्मी है। लेकिन आप लोगों का काठमांडू में होता है, तो काठमांडू में एज कम्पेयर और प्लेसेस से कंपेयर करेंगे तो काठमांडू में बहुत कम नहीं, बहुत कम है, क्योंकि यहाँ पे बहुत गर्मी हो रहा है। वहाँ पे पूरा ही रात को भी लोग चद्दर ओढ़ के सोते हैं, इसलिए वहाँ पे बहुत नॉर्मल टेम्परेचर है। नेपाल में इंडियन स्टूडेंट सेफ है या फिर नहीं है, तुम्हें क्या लगता है? ये बहुत एक कंट्रोवर्सी है ना। अब फिर भी मैं तुम्हारे मुंह से जानना चाहूंगी कि कैसे लगता है कि मतलब सेफ है कि नहीं है। लगता है मेरा ओपिनियन और किसी और का ओपिनियन अलग भी हो सकता है, क्योंकि सबका नेचर सेम नहीं होता। पर पे इतना डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता। शायद काठमांडू में बहुत ज़्यादा होता है, मैंने सुना है। पर मैं जहाँ रह रही हूँ या नोबल में हूँ, तो मैंने इतना डिस्क्रिमिनेशन नहीं देखा। बल्कि मेरी एक बेस्ट फ्रेंड भी है नेपाली मतलब है मेरी एक बेस्ट फ्रेंड, और बहुत सारे दीदियाँ भी है जो बहुत हेल्पफुल है। और नहीं डिस्क्रिमिनेशन इतना बियॉन्ड द बेल्ट जाके होता है। थोड़ा बहुत होता है कि मैं अगर इंडियन हूँ तो मैं जैसे इंडियन को ही प्रेफर करूँगी, तो नेपाली लोग भी नेपालियों को ही प्रेफर करेंगे, क्योंकि लैंग्वेज का बात आता है। हालांकि हाँ थोड़ा कंफर्टेबल लैंग्वेज, पर हाँ ऐसा नहीं है कि वो तुम्हें बहुत ही दिखा देंगे तुम इंडियन हो, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने ऐसा नहीं एक्सपीरियंस किया अभी सब। सो अब हम लोग वीडियो के एंड की तरफ आ गए हैं एंड इट्स माई लास्ट क्वेश्चन टू हर दैट क्या टिप्स देना चाहोगे अपने जूनियर्स को जो आ रहे हैं? ऑब्वियसली आएंगे, अब 33 सीट्स है नोबेल में, तो ऑब्वियसली 33 ऑब्वियसली स्टूडेंट आएंगे, तो क्या टिप्स देना चाहोगे अपने जूनियर को जो आ रहे हैं? और उन लोगों को क्या आओ कहना चाहती हो कि जाओ कहना चाहती हो, क्या कहना चाहते हो प्लीज़? देखो, आप अगर और एक ड्रॉप दे सकते हो, आपका एज इतना नहीं बड़ा है, आपका पता है कि हाँ ये फाइनल ट्राई में निकल जाएगा तुम्हारा नीट, तो उधर ही रहो। क्योंकि वही बात है, मतलब ये इनने भी एक्सपीरियंस किया होगा कि अगर इनको घर से पास कॉलेज मिलता है आप भी खुशी होती है। हाँ। तो वही वाला बात है कि अगर आप ड्रॉप ले रहे हो और ले सकते हो तो ड्रॉप ले लो। अगर आप नहीं ले सकते, आपका ओनली गोल है कि नहीं यार ये मेरा लास्ट चांस है, मेरा बहुत एज हो चुका है, मुझे करना है, नेपाल आओ, अच्छा है। क्योंकि देखो, आप स्ट्रगल जब तक नहीं करोगे तो सक्सेस नहीं मिलता वाला चीज़ है, तो वो चीज़ को थोड़ा साइड ऑफ कर लो। पर पढ़ाई के मामले में देख लोगे तो हाँ आपका FMG निकल सकता है, आपका नीट PG भी निकल सकता है, अगर आप अच्छे स्टूडेंट हो तो। ये भी मेन क्राइटेरिया कि अच्छे स्टूडेंट हो तो हाँ नेपाल इज़ गुड फॉर स्टडीज़। आई थिंक अब वीडियो का एंड हो गया है, लेकिन फिर भी तुम्हें कुछ ऐड करना है इस वीडियो में कि कुछ इन्फॉर्मेशन देना है अपने दोस्तों को, अपने जूनियर्स को? ये दीदी का थोड़ा वीडियो कल आएगा, पर हाँ कल ही रिजल्ट निकला है नीट का। तो मेरे एक दोस्त का ऐसा क्वेरी था, यही तो सब क्वेश्चन कवर हो गए, बट एक क्वेरी था कि यहाँ पे वेजिटेरियन के लिए सरवाइव करना मुश्किल है कि नहीं। ऐसा बहुत मिथ है कि यहाँ पे सब चीज़ें खाई जाती है, स्पेशली वही वो पिग एंड ऑल वाला चीज़। तो दीदी को पता होगा ज़्यादा, बट हाँ जो मैं सोच के आई थी कि नेपाल इज़ अ बुद्धा से बहुत ही इन्फ्लुएंस्ड कंट्री, बुद्धिस्ट ज़्यादा है। यहाँ आके मुझे पता चला नहीं, हिंदू कंट्री ज़्यादा है, हिंदुइज़्म ज़्यादा फॉलो किया जाता है। एंड तुम विश्वास नहीं करोगे, ये मेरे को कोई बता देता नहीं मैं बहुत खुश हो जाती। पर तुम बिलीव कर सकते हो कि पूरा नवरात्रि 1 महीना पूरा नेपाल बंद रहता है। 1 महीना घर जाओगे कोई मेडिकल कॉलेज में इतना छुट्टी नहीं देते, पर नेपाल में कोई भी कॉलेज हो तुम्हें 1 महीने की छुट्टी मिलती है। तो यहाँ पे छठ के बाद लगता है। और छठ
छठ और नवरात्रि को मिलके 1 महीना छुट्टी देते हैं। जब तक छठ पूरा नहीं होगा तब तक बच्चों को वापस बुलाया भी नहीं जाता। तो हाँ, यहाँ पे वेज ऑप्शंस है ज़्यादा। और अभी ऑफ कोर्स बात है कि तुम स्ट्रीट में से खाना खाओगे, काठमांडू की बात कर रही हूँ, ये जहाँ तो मैं रहती हूँ तो यहाँ पे तो नहीं है। यहाँ पे तो बहुत कम ही जगह होगा, वो भी घर पे बनाते हैं ऐसे। हाँ, ऐसे नहीं मिलता है, वैसे हम लोग भी नहीं खाते हैं, तो ऐसे नहीं मिलता है ऐसे। अब कोई कोई होटल में होता है, लेकिन पार्टिकुलर होटल में होता है, और वो पहले ही बता देते हैं कि हाँ यहाँ ये मिलता है, और वही देंगे। वो ऐसे झुक्का झूठ नहीं बोलेंगे। हाँ, झूठ नहीं बोलते हैं कि मतलब नहीं मिलता है, ये के साथ ये देंगे, ऐसा ऐसा नहीं होता है यहाँ पे। और इंडिया काठमांडू की बात करेंगे तो वहाँ पे मिलता है, वहाँ पे नहीं मिलता नहीं है, वहाँ मिलेगा, लेकिन वो भी ऐसे मतलब ऐसे मेन्यू होता है, तो मेन्यू के हिसाब से आपको जैसे चिकन मांगेंगे तो चिकन ही देंगे, और बॉफ मांगेंगे बॉफ देंगे, पॉफ मांगेंगे पॉफ देंगे। लेकिन ऐसे नहीं होता है कि आप लोगों को झूठ बोल के ऐसा मैंने अभी तक फेस नहीं किया, और किसी को सुना भी नहीं है मैंने अब तक, मुझे उतना नहीं है। सो अब उससे पहले 2-3 कमेंट्स है, उसका आंसर आई थिंक मिला होगा कि नहीं मिला होगा, लेकिन मैं फिर भी एक बार ये कमेंट के थ्रू चल जाता हूँ। बहुत ज़्यादा कमेंट है, लेकिन मैंने उससे सारे क्वेश्चंस बना लिए। तो एक दो कमेंट रिसेंटली आया है दैट इंडियन एससी स्टूडेंट को जनरल कैटेगरी से क्वालिफाई करना पड़ता है नेपाल एमबीबीएस के लिए। क्या तुम्हें पता है? तो ये जो कमेंट है इसका बेसिकली ऐसा कहना है कि एससी मतलब कि स्टेट बोर्ड वाला होगा शायद। तो हाँ, अगर तुम जनरल हो तो तुम्हारा जनरल कैटेगरी का ही क्वालिफिकेशन मार्क्स कंसिडर होगा, क्योंकि एससी एसटी का क्वालिफिकेशन मार्क्स थोड़ा कम होता है। पर मैं तो प्रेफर यही करूँगी सबको कि सब 144 मार्क्स ला दो और फिर ही नेपाल आओ, क्योंकि वो क्वालिफिकेशन मार्क्स है ऐसे ही जनरल कैटेगरी के लिए, तो वही लेकर आओ। क्योंकि नेपाल भी नहीं लेता बच्चों को जो क्वालिफाइड नहीं है, क्योंकि ऑब्वियस सा बात है, सब कंट्री अपना अपना रेपुटेशन का भी देखेगा ना, तो नहीं है, तो क्वालिफाई होना ज़रूरी है जनरल कैटेगरी का। ओके, ये मुझे नहीं पता था। सो नेक्स्ट कमेंट है, हाय मैम, आई एम फ्रॉम बिहार, आई वांट टू एडमिशन इन नोबेल मेडिकल कॉलेज बट आई हैव नो नॉलेज ऑफ दिस कॉलेज। सॉरी, ये क्वेश्चन का आंसर सारा आ गया है यहाँ पे। सो मैं नेक्स्ट में जाना चाहूँगी। मैम, जो फी स्ट्रक्चर बताई जाती है सेम उतना ही लगता है या एक्स्ट्रा भी लगता है? एग्जाम फी और ये सब बोल के एक्स्ट्रा लग जाता है ना? हाँ, लगता है। हाँ, क्या लाइक ट्यूशन फीस और हॉस्टल फीस के अलावा हर साल एग्ज़ाम फ़ी भी ली जाती है, पर्टिकुलरली फॉर्म भरते वक्त। और उसके अलावा एक 5000 रजिस्ट्रेशन का भी फ़ी लेते हैं स्टार्टिंग में ही, कि तुम लोग केयू में रजिस्टर्ड हो करके, केयू स्टूडेंट हो करके। तो हाँ, 5000 वहाँ लेते हैं। कितना एग्जाम का कितना लेते हैं? 11,000 लिया था हमसे। ओके, सो नेपाल और इंडियन का सेम है, हम लोगों का भी होता है। मैं एक बार फी स्ट्रक्चर सीरियली बता देती हूँ। नेपाल के स्टूडेंट के लिए तो मैंने बनाया है, लेकिन इंडियन स्टूडेंट का मुझे पता भी नहीं था, इसलिए। तो पहले जो 5000 होता है वो जस्ट एडमिशन फी है, जो नेपाल से भी लेते हैं और इंडियन से भी लेते हैं। 5000 आईसी होगा, आईसी ना, 5000 आईसी है। उसके बाद ट्यूशन फी होता है जो आपको 45 लाख पे करना पड़ता है, आईसी। फिर हॉस्टल फी है जो ईयर बेसिस में आपको पे करना पड़ता है। 8000 से कितना होता है? इंक्रीमेंट होता रहता है हर साल थोड़ा थोड़ा। ओके, हर साल 1000 आई थिंक 1000 ऐड होगा, 1 to 2000 2000 नहीं 1000 ऐड होगा। तो 1000 ऐड होता है, तो 8000 पर मंथ, लेकिन ईयर वाइज देना पड़ता है, मंथली नहीं, ईयर वाइज आपको देना पड़ता है। जैसे हम लोग का 10,000 है तो हम लोग 1,20,000 एक साल का पे करते हैं, ऐसे ईयर वाइज पे करना पड़ता है हॉस्टल फी। और एक्स्ट्रा फी होगा कि आपको इलेक्ट्रिक बिल, नोबेल में है, ये नोबेल में है, विराट में है, जहाँ जहाँ आपको ये इलेक्ट्रॉनिक साम यूज़ करने देंगे वहाँ है। सो यहाँ पे एक आप लोग एसी यूज़ करेंगे, उसके हिसाब से आपका इलेक्ट्रिक बिल जितना आता है आपको 5 ईयर में जाते वक्त आपको तीरना पड़ता है। सो एक इलेक्ट्रिक बिल है, फ़ी है, हॉस्टल फ़ी के एक्स्ट्रा फ़ी, एंड एक्स्ट्रा फ़ी इतना है कि मतलब आपको हर एक फाइनल ईयर के एग्ज़ाम जो एक साल में होता है उसमें 11,000 हम लोग नेपाली देते हैं, इन लोग आप लोग 11,000 आईसी देना पड़ता है। उससे एक भी पैसा एक्स्ट्रा नहीं लगता है। नोबेल ना भी है, ड्रेस का हो जाता है, शूज का हो जाता है, अपने इंस्ट्रूमेंट जो खरीदते हैं। अब जैसे फिस्टा में प्रोग्राम होगा तो फिस्टा के टाइम में अब आई डोंट नो कितना लेता है, लेकिन लेते हैं जो ऑर्गेनाइज करने के लिए लेते हैं। अब जैसे सरस्वती पूजा होता है तो सरस्वती पूजा में थोड़ा, तो ये एक्स्ट्रा बाहर का एक्स्ट्रा हो गया, ये कॉलेज में नहीं इंक्लूड होता है, ये सब बाहर जो।
So that's it, and thank you so much रितु thank you so much रितु for आपने इतना हेल्प किया मुझे वीडियो बनाने में, और आपके जूनियर सबको एक इतना ज़्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो देने के लिए, जहां हम लोगों ने सारे इंडियन प्रोसीजर जितना भी है फॉर टू टेक द एडमिशन इन द नोबेल नहीं नेपाली में जितना भी कर सकते हैं एडमिशन लेने के लिए जो चाहिए वो सब आपने बताया। थैंक यू सो मच एंड सी सो स्वीट। एक बार मैंने बताया बोला कि मुझे वीडियो बनाना है और वो रेडी हो गई, और ये वीडियो मैं पहले से ही बनाना चाहती थी क्योंकि मुझे बहुत सारे कमेंट्स भी आ रहे थे। लास्ट ईयर भी मैंने बनाने की कोशिश की लेकिन मेरा एग्ज़ाम आ गया था, और इस बार भी मेरा एग्ज़ाम आने वाला है, लेकिन फिर भी मैंने कहा कि नहीं एक बार तो वीडियो बना लेती हूँ ताकि आप लोगों को हेल्प हो। सो इफ़ आप लोगों को मेरा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो क्या करना है, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना। हाँ, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए जिन जिनको यहाँ पे एडमिशन लेने का मन है और उनको कुछ नहीं पता है, तो आई थिंक ये वीडियो देखकर सब कुछ क्लियर हो जाएगा। इससे ज़्यादा भी आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आई विल मेक श्योर दैट कि मैं उसका आंसर दूँ, और उससे पूछ के भी दूँगी, ज़रूर दूँगी। सो या that's it, thank you so much guys, Bye. Bye.